हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू 30। क्वेश्चन नंबर 21, इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वेल्ड थ्रोट इज दी। यहाँ पर वेल्ड का जो क्रॉस सेक्शन है उसमें आपको थ्रोट पूछा गया। थ्रोट क्या होगा? मिनिमम डायमेंशन होगी, एवरेज डायमेंशन, मैक्सिमम डायमेंशन या नन ऑफ दी एबव। तो हम यहाँ पर टाइप देख लेते हैं वेल्ड के। रिवेट में हमने दो टाइप के पढ़े थे। रिवेट जो रिवेटिंग होती है वो दो टाइप की हमने देखी थी। पहली थी लेप जॉइंट और सेकंड बट जॉइंट। लेप जॉइंट एंड बट जॉइंट। लेप जॉइंट में क्या होता है, दो प्लेट हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, ठीक है, और जो ओवरलैप पोर्शन होता है वहाँ पर हम रिवेटिंग करते हैं। तो इसी में यदि वेल्डिंग कर देंगे तो उस लेप जॉइंट को हम कहेंगे फिलेट वेल्ड। बट जॉइंट, दो प्लेट जब सेम लेवल पर रखी जाती है और उसके ऊपर एक कवर प्लेट या दो कवर प्लेट लगाकर रिवेट की सहायता से ज्वाइंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं बट जॉइंट। लेकिन यहाँ पर वेल्डिंग की बात करते हैं तो यदि दो प्लेट सेम लेवल पर है और उसको ज्वाइंट किया जाता है वेल्डिंग की सहायता से तो उसको कहेंगे बट वेल्डिंग। तो हम यहाँ पर अभी दो देख लेते हैं, वेल्डिंग, बट वेल्डिंग और फिलेट वेल्डिंग। अब किसी एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं थ्रोट क्या होगा। थ्रोट डायमेंशन मिनिमम होगी, एवरेज होगी या मैक्सिमम होगी। फिलेट वेल्डिंग से हम समझते हैं थ्रोट ऑफ अ फिलेट वेल्ड। दो टाइप के यहाँ पर थ्रोट देखेंगे हम, एक्चुअल और थ्योरेटिकल। एक्चुअल थ्रोट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द वेल्ड रूट एंड द फेस ऑफ अ फिलेट वेल्ड। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी रूट और फिलेट के फेस से वो कहलाएगी एक्चुअल थ्रोट। और थ्योरेटिकल थ्रोट होता है डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द जॉइंट रूट परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस ऑफ द लार्जेस्ट राइट एंगल ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड विद इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फ्लैट वेल्ड। जो फ्लैट वेल्ड है, ठीक है, ये फ्लैट वेल्ड है, ये फ्लैट वेल्ड है, इसमें एक ट्राइंगल बना है, राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल बनते हैं और उसमें जो हाइपोटेनियस है उससे यदि हम परपेंडिकुलर डालते हैं रूट तक, रूट से मिलाते हैं परपेंडिकुलर, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी थ्योरेटिकल थ्रोट। उसको हम क्या कहेंगे? थ्योरेटिकल थ्रोट। तो यदि यहाँ पर हम डायमेंशन की बात करते हैं, इस ट्राइंगल में एक ये डायमेंशन होगी जिसको कि लेग कहा जाता है, ये साइज ऑफ वेल्ड। सेकेंड डायमेंशन होती है थ्रोट और थर्ड होती है ये फेस। तीन डायमेंशन है तो इसमें सबसे कम कौन सी होगी? थ्रोट। सेकेंड पे लेग जिसको कि हम एवरेज कह सकते हैं और थर्ड पे होती है फेस। तो यहाँ पर यदि हम थ्योरेटिकल थ्रोट की बात करते हैं या एक्चुअल थ्रोट की बात करते हैं तो वो क्या होती है? मिनिमम डायमेंशन होती है, सबसे कम। इस ट्राइंगल में यदि हम देखते हैं जो राइट ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये थ्रोट होता है तो सबसे मिनिमम कौन सा होगा? थ्रोट। इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वेल्ड थ्रोट इज द मिनिमम डायमेंशन। थ्रोट क्या होगा? मिनिमम डायमेंशन। अब कुछ यहाँ पर हम टर्म देख लेते हैं इससे रिलेटेड। टो किसे कहेंगे, रूट क्या होता है, लेग किसे कहते हैं, फेस। leg of a fillet weld, the leg of a fillet weld is the distance from the root of the joint to the toe of the fillet weld. There are two legs in the fillet weld. लेग की यदि बात करते, लेग क्या होता है? टो और रूट को जो जॉइंट करता है वो लेग कहलाएगा। दो लेग होगी, एक ये लेग है और एक ये है। नेक्स्ट, रूट, रूट ऑफ द वेल्ड, दिस इज द पॉइंट एट विच द बॉटम ऑफ द वेल्ड इंटरसेक्ट द बेस मेटल सरफेस। तो ये पॉइंट होगा रूट, वह पॉइंट होता है जहाँ पर क्या होता है कि वेल्ड इंटरसेक्ट करता है बॉटम के मेटल से, ये होगा रूट। नेक्स्ट, टो देख लेते, टो की डेफिनेशन क्या होगी, या फेस हम देख लेते, फेस ऑफ द वेल्ड, दिस इज एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द वेल्ड। जो एक्सपोज्ड सरफेस होगी वेल्ड की उसको हम कहेंगे फेस। मेड बाई एन आर्क आर गैस वेल्डिंग प्रोसेस ऑन द साइड फ्रॉम विच द वेल्डिंग वाज डन। ये एक्सपोज्ड सरफेस जो है वो कहलाएगी फेस। और लास्ट यहाँ पर हम टो देख लेते हैं, टो की डेफिनेशन क्या होगी, टो ऑफ द वेल्ड, दिस इज द जंक्शन बिटवीन द फेस ऑफ द वेल्ड एंड द बेस मेटल। जो जंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? टो। ये फेस, ये मेटल है, ठीक है, और ये जो वेल्डिंग है उसका जंक्शन है, तो इस जंक्शन को क्या कहेंगे? टो। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, आंसर ए इज करेक्ट।
एवरेज डायमेंशन की यदि बात होती है, एवरेज डायमेंशन क्या होगी, एवरेज डायमेंशन होगी लेग, यहाँ पर जो लेग होगी वो एवरेज होगी, और मैक्सिमम होगी फेस ऑफ वेल्ड। क्वेश्चन नंबर 22, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ वेल्ड फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, फिलेट वेल्ड की इफेक्टिव लेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए, 2 टाइम्स द वेल्ड साइज। वेल्ड साइज हमने देखा था, जो लेग जिसको कहते हैं वही क्या कहलाएगा, यहाँ पर जो ये लेग था इसी को क्या कहा जाता है, साइज ऑफ वेल्ड, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, थ्रोट थिकनेस को टी से। इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ आपको पूछा गया कितनी होगी, तो फ्लैट वेल्ड मैंने आपको समझाया था, जिस तरीके से हमने लेप जॉइंट देखा था, ठीक है, एक प्लेट है, ओवरलेप है, ये दूसरी प्लेट, ठीक है, तो यहाँ पर यदि वेल्डिंग होती है, ये वेल्डिंग है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिलेट वेल्ड। इसका यदि टॉप व्यू बनाते हैं, टॉप व्यू कैसा बनेगा, ये एक प्लेट है, सेकेंड प्लेट, इस पे वेल्डिंग की जा रही है इस तरीके से, ये वेल्डिंग है। अब क्वेश्चन क्या है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, IS कोड 800/2007 पेज नंबर 78 में दिया हुआ है, क्लोज नंबर 10.5.4, इफेक्टिव लेंथ और एरिया ऑफ वेल्ड। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट वेल्ड shall be taken as only that length which is of the specified size and required throat thickness. In practice, the actual length of weld is made of the effective length shown in drawing plus 2 times the weld size. जो ड्राइंग हमने यहाँ पर बनाई है, ठीक है, इसमें जो लेंथ थी, ये जो लेंथ है, ये लेंथ प्लस 2s, एस का मतलब साइज ऑफ वेल्ड। In practice, the actual length of weld is made of the effective length shown in drawing plus 2 times the weld size, but not less than 4 times the size of weld. मतलब 4 टाइम्स साइज ऑफ द वेल्ड, 4 इंटू एस, इससे कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम कितनी होगी, इफेक्टिव लेंथ यदि फिलेट वेल्ड की बात करते हैं तो मिनिमम होती है 4 टाइम्स साइज ऑफ वेल्ड, और हम एक्चुअल लेंथ कितनी प्रैक्टिस में कितनी लेते हैं, इन प्रैक्टिस एक्चुअल लेंथ जो वेल्ड की होगी प्लस उसमें क्या हो जाता है, जो ड्राइंग में जो दी गई है उसमें हम प्लस कर देते हैं साइज ऑफ वेल्ड 2 टाइम्स, 2s को प्लस कर देते हैं, लेकिन मिनिमम यहाँ पर आपको गिवन है, मिनिमम कितनी होगी, 4s। आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22, आंसर बी, 4 टाइम्स दी वेल्ड साइज। एक और यहाँ पर बट जॉइंट के बारे में देख लेते हैं, बट वेल्ड। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बट वेल्ड शेल बी टेकन एज द लेंथ ऑफ कंटिन्यूस फुल साइज वेल्ड बट नॉट लेस देन 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। तो दोनों केस में ये आंसर बी होगा। यदि यहाँ पर फ्लैट वेल्ड की जगह बट वेल्ड भी होता तो आंसर क्या होगा, आंसर बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि आपके पास बुक है तो उसमें आप यहाँ पर फ्लैट और ब्रैकेट में लिख लो बट, दोनों वेल्डिंग में आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर अ स्टैंडर्ड 45 डिग्री फ्लैट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फ्लैट टू थ्रोट थिकनेस इज। साइज ऑफ फ्लैट मैंने कहा था आपको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रोट थिकनेस को टी से, तो आपको ये रेशियो पूछा गया है, रेशियो कितना होगा। स्टैंडर्ड 45 फ्लैट, जो एंगल दिया गया है वो कितना है, 45 डिग्री है। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मैंने आपको कहा था जो हाइपोटेनियस होगा, जो कर्ण होगा हाइपोटेनियस, उससे परपेंडिकुलर, और इसको क्या कहा जाता है, रूट। ये टो, ठीक है, याद होगा आपको टो, और ये लेग या साइज ऑफ वेल्ड। ये साइज ऑफ वेल्ड है, ये थ्रोट थिकनेस है। आपको S/T ये रेशियो पूछा गया है, S/T कितना होगा। थ्रोट थिकनेस होती है K टाइम्स साइज ऑफ वेल्ड, या एस कोड में आपको दिया हुआ है। थ्रोट थिकनेस किसके बराबर होती है, K साइज ऑफ वेल्ड। यदि हम यहाँ पर T और S थीटा के रिस्पेक्ट में यदि हम निकालते, थीटा कितना दिया हुआ आपको 45 डिग्री, तो साइन थीटा कितना होगा। यदि इस ट्रायंगल की बात करते हैं, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर या लंब, और साइन थीटा होता है लंब
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस या कर्न। थीटा के सामने जो साइड होगी वो होगा लंब, 90 के सामने जो होगा उसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा टी बाई एस, 45 डिग्री, 45 होता है 1/√2, टी बाई एस आपको पूछा गया एस बाई टी, तो ये कितना हो जाएगा √2/1। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। आंसर इसका क्या होगा, आंसर सी। अब थोड़ा इसमें हम डिटेल में देख लेते हैं आईएस कोड में क्या दिया हुआ है। फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रेस कैलकुलेशन इन फ्लैट वेल्ड जॉइनिंग फेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर, द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस शैल बी टेकन एज के टाइम्स द फ्लैट साइज। ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिखा था, ठीक है। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कितनी होगी, के टाइम्स फ्लैट साइज, वेयर के इज द कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस एज गिवन इन टेबल। तो जो फ्यूजन फेसेस है, फ्यूजन फेसेस में क्या होगा, जैसे एक ये प्लेट है, दूसरी प्लेट ये है, इसमें एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। सेकेंड हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, एक ये प्लेट है, इसको ज्वाइन किया जाता है इस प्लेट से, तो ये 90 डिग्री से प्लस होगा। इस टाइप से अलग अलग एंगल के लिए यहाँ पर के की वैल्यू आपको गिवन है। वैल्यूज ऑफ के फॉर डिफरेंट एंगल्स बिटवीन फ्यूजन फेसेस, ये भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। एंगल दे देंगे और के की वैल्यू पूछी जाती है, तो आपको याद होना चाहिए एंगल यदि आपको 60 से 90 डिग्री होगा तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी 0.7 होगी, 91 डिग्री से 100 0.65। इसी तरीके से ये वैल्यू आप याद रख लेना। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री और मैक्सिमम होगा 120। तो 60 डिग्री से यदि कम एंगल है दो प्लेट के बीच में, जो फ्यूज़न फेसेस हैं उन फेस के बीच में एंगल 60 डिग्री से कम है, तो उस केस में हम फ्लैट वेल्ड का यूज़ नहीं करते। जैसे एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, ये एंगल यदि 60 डिग्री से कम है तो वहाँ पर हम फ्लैट वेल्ड का यूज़ नहीं करेंगे, और 120 डिग्री से भी अधिक नहीं होना चाहिए। ये 120 डिग्री से प्लस नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, और कांस्टेंट की वैल्यू भी आप इस टेबल से याद कर लो। 5 का डिफरेंस आप देख सकते हो यहाँ पर, 0.5, 0.5, 0.5, 0.6, 0.6, 0.5, 0.70। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अ बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय, बट वेल्ड में हम उसको स्पेसिफाइड करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, प्लेट थिकनेस, साइज ऑफ वेल्ड, पेनिट्रेशन थिकनेस। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं बोल्ट बट वेल्ड के बारे में। ये दो प्लेट है सेम लेवल पर है, यदि उसमें हम वेल्डिंग करते तो उसको हम क्या कहेंगे, बट वेल्ड। अब इसमें पेनिट्रेशन, फुली पेनिट्रेशन हो सकता है, पार्शियली पेनिट्रेशन हो सकता है। जिस मटेरियल से हमने वेल्डिंग की है वो या तो इस तरीके से पार्शियली हो सकता है या फुली पेनिट्रेशन हम कर सकते हैं उस मटेरियल का। दो तरीके हो सकते हैं। ये जो थिकनेस होगी वो कहलाएगी थ्रोट थिकनेस, ठीक है। प्लेट थिकनेस तो आपको पता ही है, जो प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी होगी वो कहलाएगी प्लेट थिकनेस। साइज ऑफ वेल्ड एस, पेनिट्रेशन थिकनेस, ठीक है। पेनिट्रेशन थिकनेस का मतलब क्या हो जाएगा, जो मटेरियल हमने पेनिट्रेशन किया उसमें वो कहलाएगा पेनिट्रेशन थिकनेस। तो आईएस कोड में जो गिवन है, आईएस कोड में आप देख सकते हो यहाँ पर 10.5.2.4 जो क्लॉज हैं उसमें दिया हुआ है द साइज ऑफ बट वेल्ड शेल बी स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। बट वेल्ड की यदि हम साइज की बात करते हैं तो वो स्पेसिफाइड होती किसके द्वारा, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द एक्चुअल थिकनेस ऑफ बट वेल्ड एज कंपेयर्ड टू थिकनेस ऑफ प्लेट इज यूजली। यहाँ पर जनरली आपको पूछा गया है, मतलब अधिकांश जो एक्चुअल थिकनेस होती है बट वेल्ड की वो प्लेट की थिकनेस से क्या होती है। वैसे तो कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, तीनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश आपको पूछा हुआ है, ठीक है, कि मैक्सिमम टाइम क्या होगा। तो मैक्सिमम टाइम है यदि हम बात करते हैं, दो प्लेट को आपस में कनेक्ट करते हैं, ये दो प्लेट है, यदि दो प्लेट को हमने आपस में कनेक्ट किया है बट जॉइंट से, सेम लेवल पर है, ठीक है, तो
तो यहाँ पर जो थ्रोट थिकनेस होती है वो अधिकांशतः क्या होती है, वो ज़्यादा होगी किसके कंपेयर में, थिकनेस ऑफ प्लेट। थिकनेस ऑफ प्लेट से क्या होगा, अधिक होगा थ्रोट थिकनेस यदि फुली पेनिट्रेशन है। वैसे पार्शियली पेनिट्रेशन भी हो सकता है, फुली पेनिट्रेशन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर ए मोर। क्वेश्चन नंबर 26 एज पर IS 800 द रिवेट्स सब्जेक्टेड टू द कंबाइंड टेंसाइल एंड शियर स्ट्रेसेस आर प्रोपोर्शनड सच दैट। ये फॉर्मूला आपको पूछा गया है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए यहाँ पर। यदि कंबाइंड स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस है, ये एक बार मैंने समझाया भी था आपको रिवेट में। शियर स्ट्रेस ये तो प्लेट के कारण आती है, और जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो किससे आती है, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब हो जाएगा जब एसेंट्रिसिटी होगी, ठीक है, तो वहाँ पर बेंडिंग आएगी, और बेंडिंग से क्या होगा, वहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस होगी। तो इन दोनों की यदि बात करते हैं हम, तो यहाँ पर रेशियो होगा, किसका रेशियो होगा, F/P। F/P का मतलब होगा एक्चुअल स्ट्रेस उस पर कितनी आ रही है, एक्चुअल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय जो उसकी परमिसिबल शियर स्ट्रेस है या टेंसाइल स्ट्रेस है, इन दोनों का रेशियो, और उन दोनों के रेशियो को यदि हम ऐड करते हैं तो वो 1/1.4 से कम या बराबर होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 1.4। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एफ एस का मतलब होगा एक्चुअल शियर स्ट्रेस कितनी है, एफ टी का मतलब एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी है, पी एस और पी टी। पी एस का मतलब यहाँ पर आपको गिवन है, पी एस परमिसिबल शियर स्ट्रेस और पी टी टेंसाइल शियर स्ट्रेस इन दी रिवेट या वेल्डिंग। यहाँ पर वेल्डिंग दिया हुआ तो हम वेल्डिंग कर लेंगे, और रिवेट दिया हुआ तो रिवेट, जिसमें भी आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको यहाँ पर रिवेट के बारे में पूछा गया है, तो रिवेट में हमारा आंसर क्या होगा, आंसर बी। दोनों का रेशियो कितना होगा, लेस देन आर इक्वल टू 1.4। ये आपको याद रखना, स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर अंडर रूट भी दिया हुआ है 1/2, तो क्या आएगा आंसर यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 27 अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स इन कंप्रेशन। तो ये क्वेश्चन हमने किया था, उसमें क्या था, ये कंप्रेशन की जगह क्या था, टेंशन, और उसमें मैंने आपको IS कोड में दोनों समझाया था। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट फास्टनर्स इन अ लाइन lying in the direction of stress shall not exceed 16 T or 200 mm whichever is less in tension। टेंशन में क्या होगा, 16 T और 200, इन दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वो हम लेंगे टेंशन के लिए। 12 T इंटू 12 T और 200 वो हम किस में लेते हैं, कंप्रेशन में, और T क्या है, थिकनेस ऑफ दी प्लेट। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आंसर ए करेक्ट होगा कंप्रेशन के लिए, बी करेक्ट होगा टेंशन के लिए, और ये दोनों आंसर किसी के लिए नहीं होंगे। तो आंसर ए हमारा है, कंप्रेशन दिया हुआ इसलिए। क्वेश्चन नंबर 28 अ सर्कुलर कॉलम सेक्शन इज जनरली नॉट यूज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस बिकॉज। सर्कुलर कॉलम का यूज क्यों नहीं किया जाता है, ऑप्शन ए इट इज़ अनइकोनॉमिकल। अनइकोनॉमिकल तो होता ही है वो, क्योंकि उसमें मिनिमम आपने देखा भी होगा, मिनिमम नंबर ऑफ बार कितने लगते हैं, 6 लगते हैं, और उसमें रेनफोर्समेंट एज कम्पेयर टू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सेक्शन से ज़्यादा लगता है सर्कुलर में, तो इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। इट कैन नॉट कैरी द लोड सेफली, नहीं ये इनकरेक्ट है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट बीम्स टू द राउंड सेक्शन, ये करेक्ट है आंसर आपका, डी इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन में 2 आंसर ए और सी करेक्ट है, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है। जनरली हम प्रैक्टिस में यूज़ क्यों नहीं करते हैं, उसका ये रीज़न है कि बीम से कनेक्ट करना, क्योंकि बीम तो सर्कुलर नहीं होती है, बीम या तो रेक्टेंगुलर होगी, ठीक है, या टी बीम हो सकती है, आई बीम हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर बीम हो सकती है, तो उसको कनेक्ट करना, यदि कॉलम सर्कुलर होगा तो उनको आपस में कनेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ बाय मेसनरी वॉल। यदि कॉलम को सपोर्ट किया जाता है मेसनरी वॉल से, ठीक है,
तो वहाँ पर स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा, उसका 0 हो जाएगा। उस कॉलम में किसी भी प्रकार से बकलिंग नहीं आएगी, ठीक है। और बकलिंग नहीं होगी तो वहाँ पर कोई इफेक्टिव लेंथ नहीं होगी और स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा, 0। सिंपल है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। अकॉर्डिंग टू IS specification, the effective length of a column effectively held in position at both end and restrained in direction at one end is taken as। इफेक्टिव लेंथ आपको कॉलम की पूछी गई कितनी होगी, हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड, दोनों एंड पर उसकी पोजीशन हेल्ड की हुई है, ठीक है, पोजीशन हेल्ड की हुई है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी है, रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एट वन एंड। यहाँ पर हम एक टेबल देख लेते हैं, IS कोड 800-2000 में दिया हुआ है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर। और कॉलम क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर। आपको पता होगा कॉलम को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन मेंबर, क्योंकि उसमें कंप्रेसिव लोड आता है। बाउंड्री कंडीशन आप देख सकते हो, एट वन एंड और एट अदर एंड। तो पहली कंडीशन आपको दी गई है यहाँ पर क्वेश्चन में, कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड, दोनों एंड पर क्या है वो इफेक्टिवली हेल्ड है। और दूसरी कंडीशन में दिया हुआ कि रिस्ट्रेन इन डायरेक्शन एट वन एंड। तो पहली कंडीशन में तो रिस्ट्रेन हम देख लेते, इफेक्टिव हेल्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों एंड से वो हेल्ड किया हुआ है, जिससे कि उसका क्या नहीं हो सकता है, ट्रांसलेशन नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा, एक ही जगह फिक्स रहेगा, तो उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन हम देख लेंगे, ये वन एंड और ये अदर एंड है, तो दोनों एंड पे हम देखेंगे कहाँ पर रिस्ट्रेन लिखा हुआ है, वो करेक्ट होगा, ठीक है। एक ये हो सकता है आंसर, ये वाला आंसर हो सकता है। सेकंड आपको क्या दिया हुआ है, एंड रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एट वन एंड, और एक एंड पे उसकी डायरेक्शन को क्या किया गया है, रिस्ट्रेंड। डायरेक्शन को रिस्ट्रेंड का मतलब वहाँ पर क्या नहीं होगा, रोटेशन भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इस दोनों एंड पे रोटेशन नहीं है, और इस कॉलम में एक एंड पर रोटेशन नहीं हो रहा और एक एंड पर रोटेशन है। तो ये वाली जो कंडीशन आपको दी हुई क्वेश्चन में, एक कॉलम है, उसके दोनों एंड कैसे हैं, फिक्स्ड है, जिससे कि उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है, हेल्ड किए हुए दोनों, और एक एंड रोटेशन नहीं होगा, दूसरे एंड से रोटेशन हो सकता है। तो उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, 0.8 L। और L क्या है, L इज़ द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। तो ये सारी कंडीशन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर बी, ठीक है। कंडीशन आपको याद रखना है। जैसे इसी की बात कर लेते, एक कॉलम है, एक एंड से क्या है वो फिक्स्ड है, अदर एंड से फ्री है। एक एंड से फिक्स्ड है, इसका मतलब वहाँ से ना तो उसका ट्रांसलेशन होगा और न ही उसका रोटेशन होगा। सेकेंड एंड से उसका ट्रांसलेशन भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, 2L। उसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हो, फ्री, रिस्ट्रेंड, फ्री और रिस्ट्रेंड। इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशन आप देखोगे, ट्रांसलेशन में फ्री है, दोनों एंड का ट्रांसलेशन हो सकता है और रोटेशन नहीं होगा। सारी कंडीशन आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।